हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इग्निशन। एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं जीएस की जो सीरीज मैंने चलाई थी भूगोल, उसका एक और नया चैप्टर, एक और नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूं। ये टॉपिक क्या है? इस टॉपिक में हम जानेंगे भारत में कर्क रेखा और भारत की समय रेखा, भारत में कर्क रेखा का विस्तार और भारत में समय रेखा का विस्तार, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया एंड आईएसटी इन इंडिया। तो कर्क रेखा क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। कर्क रेखा को समझने के लिए हमको पता है कि हमने पृथ्वी पर बीचों बीच चारों तरफ एक रेखा खींची है और उस रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। यह रेखा हमारी कैसे क्षैतिज तल में है, ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। यहाँ पर आप देखिएगा किस तरीके से है। हमारे पास ये ग्लोब है, हमारे पास ये ग्लोब है। इस ग्लोब पर हमने इस तरीके से एक रेखा खींची है और ये रेखा हमारी अक्षांश रेखा कहलाती है या विषुवत रेखा कहलाती है। इसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इस रेखा के समांतर हमने कुछ रेखाएं ऊपर की ओर खींची हैं और कुछ रेखाएं नीचे की ओर खींची हैं, यानी कि हमने इसके समांतर जो रेखाएं खींची हैं उसमें हमारे पास 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखाओं को हम विशेष नामों से जानते हैं। इन रेखाओं का, इन अक्षांशों का और देशांतर का एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो है जिसमें इनके बारे में मैंने पूरी डिटेल आपको दी है। आप वो वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो हमारे पास जो है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है यानी कि नॉर्दर्न है, इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, यानी कि सेंटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और हमारे पास जो नीचे है 23.5 डिग्री रेखा, इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से जानते हैं। यह रेखा 23.5 डिग्री ही क्यों ली गई है, ये 23.5 डिग्री क्यों है? तो इसके पीछे का जो फैक्ट है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव होना है। कैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास हमने ये समांतर रेखा जब खींची है जब हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोजीशन, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, तो इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल 0 डिग्री अक्षांश कैसे आएगा, विषुवत रेखा कैसे आएगी, ऐसे आएगी। अगर मैं इस अक्ष को 23.5 डिग्री झुका दूं, इस अक्ष को 23.5 डिग्री झुका दो तो नया अक्ष कैसे बनेगा, ये बनेगा। तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। ये एक्चुअल कंडीशन है पृथ्वी का उसके अक्ष पे झुके होने के कारण। जब ये इस तरीके से झुक जाएगा तो हमारी ये वाली रेखा जो हमने इस तरीके से खींची थी, ये भी कैसे झुक जाएगी, इस तरीके से झुक जाएगी, झुक गई। तो अब जब ये रेखा हमारी इस तरीके से झुक गई 23.5 डिग्री, तो इसके समांतर जो रेखा आएगी वो भी कहां झुक जाएगी, 23.5 डिग्री, ये यहां तक झुक जाएगी। तो इसका मतलब सूरज की किरणें जो लंबवत विषुवत रेखा से पड़ना शुरू होती हैं, वो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक पड़ेंगी और इसी तरीके से वो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक पड़ेंगी। तो 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी तक सूरज की किरणें बिल्कुल लंबवत वर्ष भर पड़ती रहती हैं, यानी कि वर्ष में विषुवत रेखा से लेकर के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री तक लंबवत पड़ेंगी और विषुवत रेखा से लेकर के मकर रेखा तक 23.5 डिग्री लंबवत पड़ेंगी वर्ष भर में, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा जाना। तो हमारे पास जो ये कर्क रेखा, इसका एक स्पेसिफिकेशन ये है भारत के अंदर कि इस रेखा का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है। ये सवाल बहुत अधिक पूछा जाता है, भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, या भारत के कौन सी राज्यों की राजधानियां भारत के कर्क रेखा के समीप हैं और दूर हैं। तो यहाँ पर भारत की कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर कोई गुजरती है। उन राज्यों के नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक अपनी तरफ से बना सकते हैं, कोई शब्द बना लीजिए पहला अक्षर लेकर के सबका, या कुछ भी इन राज्यों को याद करने के लिए। या फिर आप इसकी पोजीशन ग्लोब में जब मैप देखेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास जो रेखा खींची जाएगी वो इस तरीके से क्षैतिज से खींची जाएगी। तो आपको राज्यों की अगर स्थिति पता है तो आप खुद देख करके अपने दिमाग के आईक्यू से, माइंड के आईक्यू से पता लगा सकते हैं कि ये रेखा कौन से राज्यों से गुजर रही होगी। जैसे मैंने यहाँ पर ये आपका 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्दर्न, यानी कि ये मेरे पास कर्क रेखा बनाई है, तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है ये रेखा कौन से राज्यों से गुजर रही है। सबसे पहले देखो गुजरात आएगा, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर हमारा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद देखो 2 राज्य हमारे यहाँ पर है छोटे छोटे से। तो इधर वाला राज्य है त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद है हमारे पास मिजोरम। तो हमारे पास कुल राज्य कितने हो गए, 8 राज्य हो गए जिनसे ये रेखा होकर के गुजर रही है। तो आपको अगर मैप को अच्छे से आता है, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। अदरवाइज ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत के अंदर कर्क रेखा हमारी कौन कौन से राज्यों से गुजरती है।
अब इन राज्यों की राजधानियां भी हमको पता है, जैसे सारे राज्यों की राजधानियां मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, सारी राजधानियां लिखी गई हैं। छत्तीसगढ़ की रायपुर, वर्तमान नाम अटल नगर है, चेंज कर दिया गया था, तो अटल नगर मान लीजिए या रायपुर मान लीजिए। फिर इसके बाद रांची है, पश्चिम बंगाल कोलकाता है, त्रिपुरा अगरतला है, मिजोरम आइजोल है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो लाइन लिखी है, ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये मैंने इन राजधानियों की अक्षांश की स्थिति लिखी है कि ये कौन से अक्षांश पर स्थित है। समझते हैं थोड़ा सा। देखो गुजरात जो है 23.21 यानी कि 23.21 नॉर्दर्न अक्षांश पे स्थित है। 23.21 नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, ठीक है। राजस्थान कहां पर स्थित है? 26.9 पर अक्षांश पे स्थित है। मध्य प्रदेश कहां है? 23.25 उत्तरी पर। सारे कौन से अक्षांश पर स्थित है? उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा भारत हो गया। ये जब भारत हुआ तो यहाँ पर इस तरीके से ये रेखा जा रही होगी और ये हमारी राजधानियां हैं, ये हमारी राजधानियां हैं। जो इस रेखा के कुछ राजधानियां उत्तर में और कुछ राजधानियां दक्षिण में है। पर हमारा भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत में आने वाले सारे अक्षांश कौन से होंगे? उत्तरी होंगे। जब सारे अक्षांश उत्तरी होंगे तो हमने यहाँ पर सारे अक्षांशों के आगे क्या लगाया है? उत्तरी लगाया है। सारे अक्षांशों के आगे क्या लगाया है? उत्तरी लगाया है। तो जैसे ये वाला भी देखिएगा आप उत्तर में है, ये वाला भी उत्तर में है, यहाँ भी मैंने उत्तर लिखा, तो सारे कौन से अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ये सारी राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। कुछ दक्षिण में भी होंगी, कुछ उत्तर में भी होंगी। कैसे चेक करेंगे समझ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको पता है ये रेखा हमारी 23.5 डिग्री है, 23.5 ये यहां पर है। बड़े रूप से देखेंगे तो हम ये यहां पर है 23.5 डिग्री, यहां दिखाई दे रही है हमको। तो कुछ राजधानियां इसके उत्तर में है, कुछ राजधानियां इसके दक्षिण में है। तो सबसे पहले हम गुजरात के गांधीनगर की बात करते हैं। गुजरात का गांधीनगर कहीं यहीं पड़ेगा जाकर के, तो इसके कहां दिखाई दे रहा है हमको? इसके हमें दिखाई दे रहा है ये इसके हमें दिखाई दे रहा है दक्षिण में। कैसे दिखाई दे रहा है? इसके दक्षिण में। समझ लेते हैं कैसे। हम इस वाले अक्षांश को 23.5 में से माइनस करते हैं, 23.5 में से माइनस करते हैं। अब देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, 23.5 बड़ा है, 23.21 छोटा है। तो क्या होगा? पहले आएगा 23.21 और उसके बाद आएगा 23.5, यानी कि ये वाला अक्षांश पहले आएगा और ये वाला अक्षांश हमारा बाद में आएगा। इसका मतलब जो पहले आएगा वो दक्षिण में होगा और जो बाद में आएगा वो उत्तर में होगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा? नहीं क्लियर हुआ दोबारा समझ लेते हैं। हमारे पास 23.21 अक्षांश, जीरो से चलेंगे तो सबसे पहले 23.21 आएगा, आगे बढ़ेंगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 23.5, यानी कि पहले ये आया और बाद में ये आया, यानी कि पहले ये आया यानी कि नीचे है और बाद में ये वाला आया यानी कि 23.5 आया, ये ऊपर है। ये वाला नीचे है और ये वाला ऊपर है। जो ऊपर है यानी कि ये इसके रेस्पेक्ट में कैसे हो गया? उत्तर में हो गया। यानी कि इसके रेस्पेक्ट में ये वाली जो है गुजरात की राजधानी गांधीनगर दक्षिण में हो गई। गुजरात की राजधानी गांधीनगर कैसी हो गई? दक्षिण में हो गई। दूसरी राजधानी का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। नहीं समझ में आएगा, यहां समझ में आ जाएगा आपको। हम राजस्थान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। राजस्थान का हमने दे रखा 26.9 नॉर्दर्न। 26.9 क्या है? नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी अक्षांश। चलते हैं तो सबसे पहले यहां से 8.4 से भारत शुरू हो जाएगा, चलते रहेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, हमारी कर्क रेखा आ गई। देखो कर्क रेखा आ गई और कर्क रेखा से देखने से भी हमें पता चल रहा है राजस्थान कैसा है? थोड़ा ऊपर की तरफ ज्यादा बसा हुआ है। तो जयपुर भी कहीं यहाँ पर ऊपर की तरफ ज्यादा बसा हुआ, तो यहाँ होगा ऊपर यानी कि उत्तर में है, दिखाई दे रहा है हमको। पर हम इसको लॉजिकली समझ लेते हैं। लॉजिकली समझने के लिए क्या करेंगे? ये हमारा 23.5 है, 23 के बाद आएगा 24, 25, 26, यानी कि इस रेखा से हम कहां चले? ऊपर की ओर, उत्तर की ओर चले हैं। तो ये इस रेखा से कैसा हो गया? उत्तर की ओर हो गया। कहने का मतलब ये है अगर इस अक्षांश का मान, इस अक्षांश की वैल्यू 23.5 से कम है, 23.5 से कम है तो राजधानी दक्षिण में स्थित होगी, और 23.5 से ज्यादा है तो राजधानी उत्तर में स्थित होगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां फाइनली बता दिया। 23.5 से अधिक है अक्षांश तो हमारे पास राजधानी उत्तर में होगी, और अगर 23.5 से अक्षांश कम है तो राजधानी हमारी दक्षिण में होगी। तो यहाँ पर जो भी अक्षांश आपको 23.5 से छोटे दिखाई दे रहे हैं, 23.5 से कम दिखाई दे रहे हैं, वो सारी राजधानियां दक्षिण में होंगी। चेक कर लेते हैं। देखो ये छोटा है तो ये कहां पर होगी? साउथ में होगी। फिर इसके बाद देखो ये बड़ा हो गया, ये छोटा है तो ये कहां होगी? साउथ में होगी।
देखो छत्तीसगढ़ 21.5 यानी कि ये भी कहाँ होगी, साउथ में होगी। और इसके बाद ये 23.34 यानी कि ये भी छोटा है, ये कैसा है, ये भी साउथ में होगी। उसके बाद 22.57 ये भी छोटा है, यानी कि ये भी कहाँ होगी, साउथ में होगी। अब 23.83 बड़ा हो गया तो ये राजधानी कहाँ हो जाएगी, नॉर्थ में। 23.72 ये कहाँ हो गया, तो ये राजधानी भी कहाँ हो जाएगी, नॉर्थ में। और ये वाली राजधानी भी कहाँ हो जाएगी, नॉर्थ में। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है हमारे पास 5 राजधानियां ऐसी निकल करके आई हैं जो हमारी 23.5 से ज्यादा हैं, यानी कि उत्तर की ओर स्थित होंगी। और हमारे पास 3 राजधानियां ऐसी निकल करके आई हैं जो 23.5 से कम है, यानी कि वो दक्षिण में स्थित होंगी। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको याद रखना है 23.5 से अगर वैल्यू ज्यादा है तो उत्तर में होगा, कम है तो दक्षिण में होगा। और वैसे भी याद हो गया होगा, सिर्फ यहाँ पर 3 राज्य निकल करके आए हैं, एक राजस्थान जो हमारे पास उत्तर में मिला, दूसरा हमारे पास राजधानी मिलेगी हमारे पास त्रिपुरा की और मिजोरम की, यानी कि एक इधर वाला राज्य और 2 इधर वाले राज्य हमारे पास कैसे हैं, इनकी राजधानी हमारे पास कर्क रेखा से उत्तर में है, बाकी सबकी कर्क रेखा से दक्षिण में। तो कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन सी राजधानी उत्तर में है और कौन सी दक्षिण में है। अब हमारे पास एक सवाल और बनता है यहां से, वो सवाल क्या होता है कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा के समीप स्थित है और कौन सी दूर स्थित है, यानी कि पास में कौन सी है और दूर कौन सी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम उसकी देशांत जो अक्षांशीय स्थिति है उसको माइनस करके देख लेंगे। अक्षांशीय स्थिति जिस माइनस करने के बाद ज्यादा आएगी, यानी कि जो भी अक्षांश यहाँ पर दिया हुआ है उसमें से 23.5 को माइनस कर लीजिए, दूरी ज्यादा होगी, कम वैल्यू आती है तो दूरी कम होगी। जैसे सबसे पहले मैं गुजरात की बात करता हूं, गांधीनगर की। तो गांधीनगर की अक्षांशीय स्थिति है 23.21। इसको जब मैं 23.5 में से माइनस करूंगा, 23.5 में से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 0.29। क्या आएगा, 0.29, यानी कि इसकी वैल्यू 0.29 आ गई। तो ये इतनी दूर हमारे पास इसकी स्थिति होगी, कितनी होगी वो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दूंगा अभी। उसके बाद जैसे ही मैंने 26 में से इसको माइनस करा तो कितना आएगा, 3.41। तो मैंने ये सारे अक्षांश का डिफरेंस इस वाले कर्क रेखा के अक्षांश से हमने यहाँ पर डिफरेंस करके लिख लिया है। तो यहाँ देखो सबसे अधिक कौन सा अंतर आया है, सबसे अधिक अंतर आया है हमारे पास ये वाला, सबसे अधिक अंतर कौन सा आया है, राजस्थान, जयपुर। कितना है, 3.41। तो सबसे दूर राजधानी कर्क रेखा से कौन सी स्थित है इन राज्यों में, जयपुर। इसके बाद दूसरा स्थान किसका आएगा, देखो 2.25 यहां पर आया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर यानी कि अटल नगर कितनी दूर स्थित है, 2.25 अक्षांश 2.25 अक्षांश दूर स्थित है, यानी कि दूसरी दूरी पर राजधानी कौन सी स्थित है, ये स्थित है। पास वाली देख लेते हैं, सबसे कम अंतर बताओ कहां आया है, सबसे कम अंतर। तो सबसे कम अंतर देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये आया है 0.16। जब 0.16 यहां आया है, ये सबसे कम अंतर है, तो हमको ये पता चल रहा है यहां से कि सबसे करीबी राजधानी कौन सी है कर्क रेखा के, सबसे करीबी राजधानी झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। तो सबसे पास में रांची हो गई और सबसे दूर कौन सी हो गई हमारे पास, जयपुर हो गई। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो दिमाग लगा के सुनिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि रांची के बाद दूसरी दूरी पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो दूसरी दूरी पर जाएंगे तो देखो इससे दूसरा छोटा अंक कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, 0.16 से दूसरा बड़ा अंक ठीक बड़ा 0.22 होता है, और इन सब में दूसरा सबसे छोटा भी 0.22 है। तो 0.22 मतलब ये वाला, ये मिजोरम के आगे है, मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा से दूसरी ऐसी राजधानी है जो सबसे समीप है। पहली कौन सी बताई थी मैंने आपको, पहली बता दी थी झारखंड की राजधानी रांची, और दूसरी बताई है मिजोरम की राजधानी आइजोल। तो आपको सबसे पास की और सबसे दूर की राजधानियां यहां से देखना आ गया होगा। साथ ही ये भी देखना आ गया होगा कौन सी कर्क रेखा के उत्तर में है और कौन सी कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरी, उनकी राजधानियों के बारे में पूरी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी, उनका उत्तर दक्षिण क्रम समझ में आ गया होगा और उनकी दूरी समझ में आ गई होगी। कर्क रेखा से एक सवाल और पूछ लिया जाता है, ऐसी कौन सी रेखा है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पर एक नदी बहती है माही,
तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत कॉमन प्रश्न है, सभी को याद होगा, गुजरात में बहती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा से सवाल बन जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी 2 बार काटती है। ठीक है, सभी रेखाओं के बारे में अगर डिटेल जाननी है तो मैंने जो वीडियो पहले बताया था आपका अक्षांश और देशांतर रेखा, बहुत डिटेल में बनाया है, उसको आप देखिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑल अबाउट, सब कुछ था किसके बारे में, कर्क रेखा के बारे में। अब हम बात करेंगे भारत में समय की। भारत में समय की, थोड़ा बोर्ड में ठीक कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो हमारे पास भारत में समय, भारत में जो समय है आपका सबको पता है 5.5 घंटे, 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से आगे चलता है। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा ग्रीनविच मीन टाइम क्या है। तो ग्रीनविच मीन टाइम क्या है मैं आपको भी बताता हूं। ग्रीनविच एक जगह है यूके में, लंदन के पास, और वहां से हमारे पास हमने 0 डिग्री देशांतर को खींचा है, 0 डिग्री देशांतर को खींचा है। ये ग्लोब है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, हमने इनको मिलाती हुई एक रेखा खींची है। इस रेखा को हम जानते हैं 0 डिग्री देशांतर के नाम से, 0 डिग्री देशांतर के नाम से। और इसी रेखा को हम मानक समय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, मानक समय रेखा भी कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम लाइन, स्टैंडर्ड टाइम लाइन, मानक समय रेखा। इस रेखा को आधार मानकर, इस रेखा को आधार मानकर सभी देशों में टाइम निर्धारित किया जाता है। तो आपको पता होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, भारत की देशांतर स्थिति शुरू हो जाती है 68.7 पूर्वी से और खत्म होती है जाकर यहां पर 97.25 पर। मेरा पहला वीडियो देखिएगा, ये भी कहां है, पूर्वी पर। अब थोड़ा समझते हैं कॉन्सेप्ट। पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। यहां सूरज निकला हुआ है, ये क्या निकला हुआ है, सूरज। तो ये स्थान जो पहले है ये सूरज के सामने पहले पड़ेगा, जो स्थान बाद में है वो सूरज के सामने बाद में पड़ेगा। ये सूर्य के सामने पहले पड़ रहा है, ये सूर्य के सामने बाद में पड़ रहा है। तो दिन पहले यहां निकलेगा, दिन बाद में यहां निकलेगा। जो स्थान पहले है वहां प्रकाश पहले आएगा, जो स्थान बाद में है वहां प्रकाश बाद में आएगा। इसका मतलब क्या है, जो स्थान पूरब में स्थित है वहां पर दिन पहले निकलता है। किससे पूरब में स्थित है, इस रेखा से इधर पूरब होता है, और इधर क्या है हमारे पास, पश्चिम। और इस रेखा से जो भी स्थान पश्चिम में स्थित है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वहां पर हमारे पास दिन बाद में निकलेगा। ठीक है, अब हम अपने भारत की बात करते हैं। तो भारत देखिए, यहां बताया था मैंने, ये बताया था भारत आपको। जब भारत यहां बताया था तो भारत मैंने कौन से गोलार्ध में बताया था आपको, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इस रेखा से पूर्व में स्थित है। तो हमारे पास सूरज पहले कहां निकलेगा, भारत में निकलेगा। भारत में जब सूरज पहले निकलेगा तो समय भी भारत का क्या चलेगा, आगे चलेगा। समय भी भारत का आगे चलेगा। समय भारत का कितना आगे चलता है, तो सबका समय भारत का इस 0 से लेकर के, यहाँ पर 0 टाइम लाइन है, 0 टाइम लाइन से लेकर हमारा अब चलता है 5.5 घंटा आगे, 5 और 30 मिनट्स हमारा अहेड चलता है, आगे चलता है, समय आगे चलता है। इतनी बात सबको पता है। और नॉर्मली भी आपने सुना होगा 5.5 घंटा GMT से भारत का समय आगे चलता है। प्रूफ करते हैं कैसे चलता है, देखिएगा। पृथ्वी गोल है, पूरा एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में। पृथ्वी गोल है, पूरा एक चक्कर लगाती है कितने घंटे में, 24 घंटे में। एक चक्कर लगाने में किसी वस्तु को, अगर कोई वस्तु गोल है तो कितना कोण घूमना पड़ेगा, ये देखो, ये वस्तु अगर मैं ऐसे घुमाता हूं तो कितना कोण घूमेगी पूरा गोल घूमने में, 360 डिग्री। यानी कि एक 360 डिग्री जो घूमती है वो घूमती है हमारी 24 घंटे में। कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो 1 डिग्री कितने में घूमेगी, 1 डिग्री घूमेगी हमारी 24/360। छोटा सा मैथमेटिक्स है, जब 1 का निकालना होता है तो 360 को नीचे भेज देते हैं, मतलब इधर वाले टर्म्स को हमें नीचे भेजना पड़ता है। अब ये घंटे हम निकाल लेंगे यहाँ से, पर जब मैं इसे मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से। जब ये कैलकुलेशन आप करोगे, ये 4 टाइम्स इसको कट करेगा और 4 इसको, ये इसको 6 टाइम कट करेगा और 6 इसको 4 टाइम कट करेगा। तो 1 डिग्री घूमेगी, 1 डिग्री घूमेगी कितनी देर में, आपकी 4 मिनट में। यानी कि पृथ्वी के 2 देशांतर जो स्थित हैं उनको 1 डिग्री घूमने के लिए कितनी देर का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अब भारत पे आ जाइए आप। भारत का यहां से अक्षांश शुरू होता है और यहां पर हमारा
खत्म होता है। और हमने भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ये मानक समय रेखा मान रखी है, वो मान रखी है 82.5। क्यों है मैं अभी आगे बताता हूं। अब ये 82.5 जो मान रखी है हमने, ये जीरो से कितनी आगे है, जीरो से आगे है 82.5, आगे लिख दिया है मैंने यहाँ पे समझाने के लिए, कितना आगे, ताकि समय भी आपका पहले आए, आगे आए। देखो 1 डिग्री घूमता है हमारा 4 मिनट में, तो 82.5 डिग्री कितने में घूमेगा, 4 गुणा 82.5 यानी कि 330 मिनट। और जब आप इसको घंटों में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 hours 30 minutes, यानी कि 5.5 घंटे। इस कारण से पृथ्वी का समय 5.5 घंटे आगे चलता है। और मैंने बता दिया क्योंकि भारत पूर्व में स्थित है तब भी आगे होगा, और मैंने यहाँ आगे लिख के कैलकुलेशन करा तब भी आगे होगा, और इसीलिए आगे आपने यहाँ पर प्लस का साइन लगा देखा होगा, और देखा होगा ये लिखा होगा प्लस, ठीक है, GMT। ये लाइन तो लिखी हुई देखी होगी आपने जब भी भारत का समय नेट वगैरह पे सर्च करते हैं, मोबाइल में सर्च करते हैं, तो क्या लिखा मिलता है वहां, प्लस 530 hours GMT। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया क्यों भारत का समय 5.5 घंटे आगे चलता है, तो ये कारण है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं भारत की 82.5 डिग्री रेखा, यानी कि भारत की मानक समय रेखा। तो भारत की मानक समय रेखा देखिए 82.5 डिग्री ली गई है। क्यों ली गई है, इसका एक छोटा सा रीजन है, छोटा सा कारण क्या है, देखो समझते हैं। इधर है पूर्वोत्तर भारत, इधर क्या है, पूर्वोत्तर भारत है, इधर हमारा पश्चिमी भारत है। ये स्थान लगभग यहां से यहां तक 2933 किलोमीटर लंबा है। कितना स्थान दूरी है, 2933 किलोमीटर की दूरी है। सूर्य यहां पर पहले निकलेगा और यहां पर बाद में निकलेगा। कैसे निकलेगा बाद में, पहले बता देता हूं। ये वाला हमारा 97.25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और ये हमारा 68.7 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो जो देशांतर ज्यादा इधर होगा, क्योंकि ये पूरब में है, तो सूरज उस पर पहले दिखाई देगा। जो देशांतर बाद में स्थित होगा उस पर सूरज हमारा बाद में दिखाई देगा। तो यहाँ सूरज पहले निकलेगा, यहाँ सूरज बाद में निकलेगा। इन दोनों अक्षांशों के बीच की अगर आप माइनस करके निकालेंगे दूरी, तो इनके बीच में जो देशांतर आएंगे आपके पास, वो आ जाएंगे हमारे पास, कितने आ जाएंगे, अगर आप माइनस करते हैं, नॉर्मली माइनस कर लीजिएगा, तो हमारे पास लगभग 2 घंटे का समय आता है। कितने का समय आता है, 2 घंटे का। यानी कि टोटल कितने अक्षांश आ जाएंगे हमारे पास, लगभग 30, टोटल 30 वो 30 अक्षांश बोल रहा हूं, देशांतर आएंगे, 30 देशांतर। यहां से यहां तक कितने देशांतरों का अंतर है, 30 देशांतरों का अंतर है। एक देशांतर में कितना होता है, 4 मिनट, तो 30 देशांतर में कितना हो गया, 30 गुणा 4 बराबर 120 मिनट बराबर 2 घंटे। तो समझ में आया, यहां से यहां तक सूरज को दिखने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, कैसे, क्या ये पॉसिबल है इंडिया के अंदर हम 2 टाइम जोन कर दें कि भाई यहाँ की घड़ी अलग चले और यहाँ की घड़ी अलग चले? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। भले से कुछ देशों में एक से ज्यादा टाइम जोन होते हैं, पर हमारे भारत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के लोग अपना अलग टाइम जोन होने के लिए हमेशा मांग करते रहे हैं, पर उस मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, उसके पीछे मैं बता देता हूं। लेबर लॉ, लेबर एक्ट का एक मैटर आ जाता है। आपको कहा जाता है 9 से 5 की ड्यूटी करनी है। अब पता चला यहाँ तो 9 दोपहर में बज रहे हैं, लगभग 9 बजते बजते बहुत देर हो गई, और यहाँ 9 बहुत जो है जल्दी, यहाँ पर 9 बहुत जल्दी बज रहे हैं, यहाँ पर 9 बहुत देर में बजेंगे। तो इस तरीके से देर में बजेंगे, तो जब 5 होगा तो यहाँ रात हो चुकी होगी, अभी क्या होगा, दिन होगा। तो इस वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उस वजह से हमने भारत में सिर्फ एक रेखा को मानक समय रेखा मान लिया है। और कैसे माना है, तो हमने क्या किया है, यहाँ से 97 और इसका 68 का 97 यानी कि 97 का और 68 का एक एवरेज ले लिया है। क्या ले लिया, एवरेज, और बीच की स्थिति ले ली है। और इन दोनों का एवरेज लेने के बाद हमने जो बीच की स्थिति ली है वो लगभग हमारे पास कितनी आई है, 82.5 डिग्री। और इसको हम बोलते हैं पूर्वी। पूरी बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूर्वी। जो पूर्वी लिखेंगे तो ये पूर्वी को हमने 82.5 डिग्री पूर्वी को ही अपने देशांतर, अपने पूर्व 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही हमने अपने मानक समय रेखा मान रखा है। और इसी के हिसाब से पूरे भारत में समय चलता है। और इसी के कारण 5.5 घंटे भारत का समय 0 डिग्री GMT से आगे है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, इसको हम याम्योत्तर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, याम्योत्तर के समय नाम से भी जानते हैं, या इसको हम जानते हैं भारत की मानक समय रेखा।
भारत की मानक समय रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया, इन नामों से जानते हैं। सवाल पूछा जाता है यह भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और वो कौन कौन से हैं। तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। देखो ये बनाई है मैंने, यहाँ पर दिख रही होगी लाइन बिल्कुल कट करती हुई आपको जा रही है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यूपी काटा, फिर थोड़ा सा एमपी काटा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, उड़ीसा काटा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। बाकी राज्य बच गए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ राज्य का, बाकी राज्य बच गए, मैंने सिर्फ उनका नाम लिया जो ये काट रही है। वो राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन राज्यों से होकर के हमारी आईएसटी यानी उत्तर लाइन पास होती है। और ये लाइन हमारे पास सवाल देखो बुक्स में अलग अलग दिया गया है। तो कुछ जगह दे रखा है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से पास होती है, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से पास होती है। कुछ लोग कहते हैं मिर्जापुर जिले से पास होती है। दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं, दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं। क्यों? क्योंकि ठीक उसके ऊपर, मिर्जापुर के ऊपर इलाहाबाद स्थित है, तो ये लाइन इलाहाबाद से भी पास होती है डिस्ट्रिक्ट से, और मिर्जापुर से भी पास होती है। और जो गांव एक स्पेसिफिकली अगर पूछ लिया जाएगा तो इलाहाबाद के नैनी नामक गांव से पास होती है ये वाली रेखा। कौन सी? आईएसटी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो ये हमने खींची थी ये वाली रेखा कर्क रेखा, और ये वाली रेखा हमने खींची अपनी आईएसटी यानी कि 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री यानी कि मानक समय रेखा। ये कर्क रेखा, ये मानक समय रेखा कहां एक दूसरे को काट रही हैं, कहां एक दूसरे को काट रही हैं? तो छत्तीसगढ़ का एक जिला है सूरजपुर, छत्तीसगढ़ राज्य है उसका एक जिला है सूरजपुर, वहां ये एक दूसरे को कट करती हैं। सवाल पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए कर्क रेखा से और भारत की मानक समय रेखा से बनने वाले सारे प्रश्न बता दिए हैं, सारी डिटेल्स बता दी है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को डिटेल में जानने के लिए आप उनका वाला वीडियो देखिएगा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, ग्लोब पर कैसे कैसे, तो बहुत डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा एक वीडियो होगा जिसके अंदर आपको इनके सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सोल्व करवाए गए हैं। किस तरीके से सोल्व कराए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरूर देखिएगा। इस चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।